कल की कक्षा से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अध्यापन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि योगाभ्यास की अध्यापन विधि में कितनी विधियों की चर्चा की गई है और उन विधियों के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए। अध्यापन विधि में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जो योग की अध्यापन विधि है उसमें कहा गया है कि क्या क्या चीजें अंग हो सकती हैं पढ़ाई के दौरान, जो हम सीख रहे हैं सिखा रहे हैं। अध्यापक और छात्र की जो ये व्यवस्था चल रही है अध्यापन की, उसमें उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक तो महत्वपूर्ण अंग पहला है अध्यापन। ये पढ़ाना है, एक शिक्षक पढ़ाने आए हुए हैं, वो पूरे प्रोसेस से अध्यापन की क्रिया को संपन्न करेंगे। तो पहला तो अध्यापन एक अंग हो गया, यानी कि जिस चीज को आपको बताना है उसकी उसकी विधि और उसकी पूरी प्रक्रिया, यही अध्यापन है। अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना होता है कि कौन से कार्य के द्वारा कैसे हम आपको उस चीज को सिखाएं। अधिगम कैसे हो। अध्यापक है, सिखाने वाले कोई एक व्यक्ति होंगे जो निर्देशित करेंगे। उनके अपने कुछ गुण होंगे, उनकी अपनी कुछ दक्षता होगी, क्षमता होगी, उनकी अपनी ट्रेनिंग लेकर के वो आए होंगे। हर आदमी अध्यापक नहीं हो सकता है। अध्यापक के भी अपने एक पैरामीटर्स हैं, वो उसकी भी इसमें चर्चा की गई है कि अध्यापक कैसे होने चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है छात्र, जिनको हम पढ़ाएंगे। अध्यापन विधि में छात्र का सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक चीज जो बाद में हम अभी देखेंगे, यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। इस शब्द को कहीं नोट कर लीजिए, छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो छात्र केंद्रित है या अध्यापक केंद्रित है। तो आजकल की शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित है, इसलिए चौथा जो अंग आया हुआ है छात्र, यहाँ पर ये जोड़ दिया हुआ है। आगे भी इसकी चर्चा अलग से की गई है, उसका क्वेश्चन भी निकाल कर रखा है मैंने। पांचवा जो महत्वपूर्ण अंग है इस अध्यापन विधि की है वो है विषय वस्तु। कि हम योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, आज का हमारा अभ्यास है, तो हम जिस क्लास में आज हमने अटेंड करना है उसकी विषय वस्तु क्या है। क्या आज हम थ्योरी पेपर पढ़ने वाले हैं, या अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, या हम आसन सीखने वाले हैं, या प्राणायाम सीखने वाले हैं। कोई भी एक विषय वस्तु होनी चाहिए। बिना विषय वस्तु के अध्यापन की शुरुआत नहीं हो सकती है। उसके बाद छठा है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट की बहुत जरूरत होती है कि आप जहाँ सीखने जा रहे हैं उस कक्षा का वातावरण कैसा है। उस कक्षा में ऐसा तो नहीं है कि बाहर से शोरगुल ज्यादा हो रहा है, या वहाँ का परिवेश ठीक नहीं, या बहुत ठंडी जगह है, या बहुत गर्म जगह है। इसीलिए वातावरण यानी परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण 6 अंगों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण है, इन 6 में भी दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें बताई गई है, एक अध्यापन और एक अधिगम यानी सीखना। अध्यापन है जो शिक्षक द्वारा संचालित हो रहा है, और सीखने की प्रक्रिया छात्र द्वारा संचालित हो रही है, क्योंकि सीखना किनको है, छात्र को सीखना है, तो ये छात्र के द्वारा संचालित होंगे। उनमें से दो चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं। और अध्यापन विधि के जो हम लोगों ने अभी अंग देखे थे उसमें से दो अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक अध्यापक एक छात्र। अब उसी को थोड़ा सा और हम रिवाइज करते जा रहे हैं कि अध्यापक होना चाहिए और छात्र होना चाहिए। तो अब अध्यापक कैसा होना चाहिए, छात्र कैसा होना चाहिए, इसकी भी विस्तृत चर्चा है। अध्यापक में के बारे में कहा गया है, ये महत्वपूर्ण घटक है कि अध्यापक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो छात्रों के अंदर जो सीखने की उसकी ललक है, जिज्ञासा है, उसको और बढ़ा दे, उसको तेज कर दे। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर सीखने की ललक है और वो कोई सवाल पूछ रहे हैं और हमने उनको डांट करके चुप करा दिया। तो ऐसा शिक्षक बेहतर नहीं हो सकता है, शिक्षक के ये गुण नहीं हो सकते हैं। सही मायने में एक शिक्षक वही होते हैं जो कि छात्रों के अंदर जो प्रतिभा है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसको और निखार कर सामने लाए, उसको उभार दे, ये नहीं कि उसको दबा दे। और छात्र के भी गुण बताए गए हैं। एक छात्र वही है, बेहतर छात्र, बेहतर प्रशिक्षु, जो अध्यापक बता रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं,
उसके अंदर उस व्यवस्था में खुद को फिट करने की कोशिश करना। ये नहीं कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं या क्लास की जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत ना चल करके हम उस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक अनुशासन का होना जरूरी है। उसके साथ साथ कहा गया है, अब आगे कहते हैं विधियां। विधियों से क्या तात्पर्य, क्योंकि हम आज अध्यापन की विधियां पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी विधि है, तो विधियों से तात्पर्य क्या है। विधियों से तात्पर्य है कि शिक्षक जो भी विषय वस्तु को लेकर के आपको बताने जा रहे हैं, कोई एक विषय वस्तु हमने सिलेक्ट किया, उस विषय वस्तु को जिस विधि के द्वारा, जिस टेक्निक के द्वारा आपके अंदर बिठा दिया जाए वो सहज और सरल होना चाहिए, उसी को विधियां कहते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी होती है। समग्र अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, उसमें शैक्षणिक प्रक्रिया छात्र केंद्रित होती है। जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो छात्र केंद्रित ही होती है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आएगा अगर आपसे क्वेश्चन, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। तो आंसर हमारा छात्र केंद्रित ही होगा। 4 से 5 बार इसको रिपीट कर जाइए। वैसे जो पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन है उसके दो ढंग बताए गए हैं, एक अध्यापक केंद्रित, एक छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित है वो पुराने जमाने में जब गुरु शिष्य परंपरा थी, या अभी भी कहीं कहीं गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें अध्यापक केंद्रित व्यवस्था होती थी, या अभी बहुत कम जगहों पर यह व्यवस्था बची हुई है। और योग शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा का ज्यादा महत्व रहा है, तो उसमें गुरु केंद्रित ही व्यवस्था रही है, यानी कि अध्यापक केंद्रित व्यवस्था रही है। तो वो प्राचीन समय की बात हो गई, पुराने समय की बात हो गई। लेकिन अब जो है आज की जो वैज्ञानिक विचारधारा है, आज की जो पढ़ाने की विधियां हैं, वो पूरी तरह से छात्र केंद्रित पद्धति, छात्र केंद्रित सिद्धांत पर बल देता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां दे दे, या ये अगर शब्द नहीं भी दे योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक, तो आज की शैक्षणिक व्यवस्था किस पर केंद्रित है? छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण केंद्रित है, या विषय वस्तु केंद्रित है, या और कुछ भी दे दे, हम सिर्फ छात्र केंद्रित ही मारेंगे, उस पर टिक क्लिक करेंगे एमसीक्यू में। क्योंकि छात्र केंद्रित, छात्रों के लिए ही सारा कुछ हो रहा है और सारी शिक्षा व्यवस्था इसी पर जोर दी जा रही है। अब अध्यापन के दो पार्ट होते हैं। जब आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, सैद्धांतिक पक्ष पढ़ रहे हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल है। तो अभी जो हम लोग ये क्लास ले रहे हैं ये थ्योरी क्लास है। अगर इसी को किसी आसन को हमें करना होगा तो हम आसन के बारे में बताएंगे कि आसन की शुरुआत कैसे करें, उस आसन के लिए कोई और आसन की तैयारी की जाती है, या उस आसन में श्वास की क्या स्थिति होगी, शारीरिक क्षमता किसकी कितनी, किसको कितना खिंचाव देना है, वो प्रैक्टिकल, वो व्यवहारिक पक्ष में आ गया। तो अध्यापन के दो महत्वपूर्ण जो वर्ग होते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल हो गए। अभी हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये थ्योरी पेपर है। जैसे कि हठ प्रतिपिका पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो वो व्यवहारिक पक्ष यानी प्रैक्टिकल हो जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर अब आ रहे हैं हम, अध्यापन विधियां। अध्यापन विधियों की, इसमें 7 मुख्य अध्यापन विधियों की चर्चा की गई है। इसको बहुत ध्यान से सातों अध्यापन विधियों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा की गई है। तो आपके क्वेश्चन में मान लीजिए है A5, B6, C7, D8, तो कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा की गई है? 7। C7, हाँ, पंडित जी का C7। तो 7 अध्यापन विधियों की चर्चा, इसको रिपीट कीजिए। आपको ये भले थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा कि ये जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसके मुताबिक, उसमें 7 अध्यापन विधियां यानी पढ़ाने के 7 प्रोसेस बताए गए हैं, 7 तरीके बताए गए हैं। वो 7 तरीके कौन कौन से हैं उसको एक बार नजर मारते हैं, फिर उसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है निर्देशन अनुक्रिया विधि, तीसरा है वैयक्तिक निर्देशन विधि, चौथा है समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन,
निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। ये 7 विधि, 7 अध्यापन की 7 विधियों की चर्चा है। देखिए पुस्तक का नाम ही है योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने है। 7 अध्यापन विधियां आपके सामने हैं। अब इसमें पहला अध्यापन विधि है हमारा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान का अगर इंग्लिश में कहें तो लेक्चर शब्द भी कहते हैं, कि लेक्चर देना। कि आप कहीं लेक्चर सुनने जाते हैं किसी प्रोफेसर का, या कोई सेमिनार होता है, वहाँ कोई बड़े आदमी आते हैं, वो अपना व्याख्यान देते हैं, अपना लेक्चर देते हैं। उसमें क्या होता है, वो कोई एक विषय वस्तु को पहले सेलेक्ट किया जाता है। उस विषय वस्तु पर या तो उसमें जो लेक्चर देने वाले हैं उनका अपना कोई रिसर्च वर्क है, उसके बारे में वो व्याख्यान देंगे, लेक्चर देंगे, उसकी पूरा विश्लेषण करेंगे। या फिर उन्होंने उस विषय के बारे में अलग अलग जो लोगों ने रिसर्च किया हुआ है उसको इकट्ठा करके उसका एक विश्लेषणात्मक व्यवस्था आपके सामने रखेंगे। ये टॉपिक है, इस पर 7 लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, 7 लोगों ने अलग अलग ये बातें कही हुई हैं, फिर अपनी बात वो लास्ट में रखेंगे। इस तरह से व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि में कहा जाता है जनरली, ये व्याख्यान विधि जैसे बचपन में हम लोगों को कहा जाता है लेक्चर होता है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे कहते थे लेक्चर होगा, तो लेक्चर के जैसे शब्द आता था तो हम ये सोचते थे मतलब कॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि स्कूल में लेक्चर शब्द का इस्तेमाल कम होता था। वहाँ होता था कि क्लास लेंगे, टीचर आएंगे, क्लास लेंगे। लेक्चर शब्द जैसे आता है वो कॉलेज से उसका कनेक्शन जुड़ता है। इसका तात्पर्य ये है कि लेक्चर यानी व्याख्यान विधि का इस्तेमाल जो मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज्यादा लाभप्रद होता है। अगर छोटे बच्चों को बिठा करके सिर्फ आप लेक्चर देते रहो, लेक्चर देते रहो, तो उनको नींद आने लगेगी, उनको कुछ आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। तो लेक्चर विधि के लिए परिपक्व छात्रों का होना जरूरी है, जिनकी श्रवण क्षमता बहुत अच्छी हो, उनकी सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए व्याख्यान विधि को बहुत प्रभावी नहीं माना गया है। लेकिन आजकल जो आधुनिक समय है, हमारा वैज्ञानिक समय है, इसमें लेक्चर विधि यानी ये जो व्याख्यान विधि है इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि अभी लेक्चर, मान लीजिए कि क्लास में लेक्चर चल रहा है, तो इसमें लेक्चर में क्या हो रहा है कि आपके सामने स्लाइड्स भी आ रही है, और कई बार इसमें आपके सामने कोई तस्वीर भी आ जाती है, कोई वीडियो भी अगर व्याख्यान देने वाला चला दे, तो व्याख्यान का जो विषय वस्तु है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसको भी आजकल इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में व्याख्यान इतना अच्छा नहीं होता था, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम व्याख्यान विधि को भी बहुत रोचक बना लेते हैं। कहते हैं व्याख्यान विधि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि ये व्याख्यान विधि जो है अध्यापक केंद्रित होता है। जब हम लेक्चर देते हैं जनरली इसमें सवाल पूछने की बात कम आती है। इसमें छात्रों की यानी कि जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं आपके, उनकी भूमिका नहीं के बराबर होती है। तो क्या हो सकता है, इसमें एक डर बना रहता है कि वो ज्यादा सक्रिय रूप से भाग ना ले। तो उसके लिए ध्यान देना है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको बांधने के लिए हम कुछ टेक्निक में परिवर्तन करें। इस व्याख्यान विधि में हम कुछ ऐसी रोचक चीजें कह लें, ऐसी कुछ रोचक बातें बता दें, या कोई ऐसा स्लाइड्स या कुछ ऐसा हम वहां प्रस्तुत कर दें जिससे कि ये व्याख्यान विधि रोचक बन जाए, क्योंकि ये अध्यापक केंद्रित है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो मेन पॉइंट इसमें है, कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती है। लोग लेक्चर सुनना, आप देखेंगे बहुत सारे छात्र लेक्चर सुनने की जगह पर, अगर योग के हैं, योग के लेक्चर सुनने की जगह वो कहेंगे नहीं हमें तो प्रैक्टिकल ही करवा दो, ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल के दौरान ही हमें बीच बीच में लेक्चर दे देना। तो ये छात्रों पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें अध्यापक को काफी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से इस लेक्चर को हम बनाए ताकि ये रोचक बना रहे। इस विधि से क्या होता है, दूसरी प्रभावशाली जो विधियां है उसके अवहेलना होने का डर होता है। खैर, इसकी चर्चा हो गई है। अब आगे देखते हैं। लंबे व्याख्यान की वजह से अपरिपक्व छात्रों का ध्यान भटक सकता है, उनकी रुचि कम हो सकती है। जैसे कोई लेक्चर ऐसा हो रहा है, अब वो व्याख्यान बहुत लंबा चल गया, तो उतनी चीजें ना तो आपके सामने पुस्तक है, ना आपके सामने कोई विषय वस्तु सामने रखी गई है, ना आप नोट्स बना रहे हैं। आपको सुन के जो पहले बातें सुनते गए वो दिमाग से हटती गई, ध्यान कहीं और है, और वो बोरिंग होना शुरू हो जाता है लंबा व्याख्यान। तो लंबे व्याख्यान में
लोगों को यानी कि छात्रों को या श्रोताओं को जोड़ने के लिए आप उसमें कई चेंजेस ला सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा वो व्याख्यान विधि पढ़ा। व्याख्यान विधि की हमने अच्छाई देखी, उसकी कमियां भी देखी, उसको कैसे रोचक बनाया जा सकता है इस पर हम विचार कर सकते हैं। हर टीचर इसमें अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे करके अलग अलग रुचि पैदा कर सकता है। यानी कि डिपेंड करेगा टीचर कौन है। किसी का व्याख्यान बहुत सुंदर होता है, किसी का व्याख्यान बहुत बोरिंग होता है, किसी के शब्द, किसी के उच्चारण, किसी की वाणी प्रभावशाली होती है तो भी लोग बंध जाते हैं। तो इसमें अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो मुख्य इसमें आया हुआ था कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होता है। व्याख्यान विधि क्या होता है? छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? शिक्षक केंद्रित, क्योंकि वो सिखाते हैं, उसी बेस पे बच्चा सीखता है। क्योंकि उसमें एक ही तरफ से ज्यादातर बातें आती, एक ही तरफ से हमारा उसमें आदान प्रदान दोनों तरफ से नहीं होता है व्याख्यान विधि। दूसरा है हमारा निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन अनुक्रिया विधि से तात्पर्य है, इसमें मान लीजिए आपको योग के दौरान कहा गया कि आज हम लोग तारासन का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिकल रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग तारासन का अभ्यास करेंगे। अब तारासन के अभ्यास से पहले टीचर क्या करते हैं, जैसे क्लास में सब लोग बैठ गए, अपना अपना मैट लगा दिया, सब बैठ गए। तो पहले तारासन के बारे में शिक्षक निर्देश देंगे, यानी कि अभ्यास शुरू कराने से पहले थोड़ा सा निर्देश देंगे कि तारासन करना है, खाली पेट सब लोग रहें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई ऐसा माइग्रेन की समस्या तो नहीं है कि जब तारासन करें तो हम चक्कर खाकर गिर जाएं। तो तारासन के बारे में पहले थोड़ा सा निर्देश देंगे, फिर उसके बाद उसकी विधि बताएंगे, और विधि बताने के बाद कहेंगे अब अभ्यास शुरू करो। अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जैसे हमने प्रैक्टिकल शुरू करा कि हाथ सामने लाएं, उंगलियां फंसाएं, हाथ ऊपर उठाएं, तो इस दौरान जो बोलने के दौरान भी, यानी एक तो क्रिया हमने शुरू करा उससे पहले आपको निर्देश दिया गया, एक आप जब क्रिया कर रहे हैं उस दौरान भी टीचर आपको निर्देश दे रहे हैं, और जब आप वापस आ गए तारासन से उसके बाद भी टीचर आपको थोड़ा निर्देश देंगे। इसमें निर्देशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस क्रिया से पहले भी निर्देशन होता है, उस क्रिया के दौरान भी निर्देशन होता है, और उस क्रिया के बाद भी निर्देशन होता है। यानी कि आप ही जब एक टीचर के तौर पर किसी को कराने जाते हैं कि कोई आसन करा रहे हैं, तो शुरुआत में पहले दिन तो कम से कम आपको बताना पड़ता है। आप कहते हैं आपको डायबिटीज है तो आप जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में आपने थोड़ा सा पहले बताया, फिर करते समय उनको निर्देशित किया। करने के बाद जब वापस आए तो उनसे आप पूछते हैं या उनको बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कमर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपको कोई सर्वाइकल में दिक्कत तो नहीं हो गई। आप पूछते हैं उनसे कि गर्दन में कोई मोच तो नहीं आ गया, वो कहते हैं नहीं नहीं जी सब ठीक। इसमें दोनों तरफ की बातचीत होती है। इसमें हर छात्र की क्षमता अलग हो सकती है। तो टीचर ये कहते हैं कि आपकी क्षमता जितनी देर तक है, जितना खिंचाव लेने के उतना ही खिंचाव दें, जितनी देर तक आप शुरुआत में रुक सकते हैं उतना ही रुके, या वो कहते हैं 10 सेकेंड रुके, 20 सेकेंड रुके। कुछ छात्र वापस आ जाते हैं तो उनको कहते हैं कि एक पॉइंट पर देखते रहें, आपका संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। तो इसमें छात्र भी अपनी समस्या बताते हैं, यानी दोनों की भागीदारी भी समान रूप से होती है। छात्र कहते हैं सर मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है, इसको सुधारने के लिए क्या करें तारासन में, मेरे एडी में दर्द हो रहा है इसके लिए क्या करें, वो अपनी समस्या बता सकता है। तो ये निर्देशन अनुक्रिया विधि साथ साथ चलती है। इसमें निर्देशन पहले, बीच में और बाद में तीनों स्तर पर होता रहता है। अब तीसरा है हमारा वैयक्तिक निर्देशन विधि। वैयक्तिक निर्देशन विधि में क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी छात्र पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे अभी कक्षा में बहुत सारे छात्र, ऐसे 25 या 28 छात्र हैं, तो सपोज कीजिए कि हमने रंजना जी पर ध्यान देना। हमें पता है कि रंजना जी को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमने रंजना जी के को ध्यान में रखते हुए, भले ही ये ग्रुप बना हुआ है, हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, एक शिक्षक के दिमाग में ये बात बनी होती है कि उनके सामने जो छात्र हैं उनमें से किनकी क्या खूबियां हैं, किनकी क्या कमियां हैं। तो हमें अगर पता है पुंडित जी की ये खामियां हैं, तो हम तुरंत उस पे पुंडित जी से सवाल पूछ लेंगे, पुंडित जी आपको ये समझ में आया, या दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं, या रंजना जी आपको ये समझ में आया या नहीं, या दूसरे एग्जाम्पल से हम समझाएं।
या फिर इसमें कोई छात्र ऐसा है जो उस विषय में उसको ज्यादा जानकारी है बाकी छात्रों के मुकाबले, तो हम क्या करते हैं, उस छात्र से पूछ लेते हैं कि हमने मीना जी से पूछ लिया कि मीना जी आप बताओ इसके बारे में, आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है, मीना जी अपना कोई एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर सकते हैं। तो वो वैयक्तिक निर्देशन विधि हो गया, यानी कि है समूह में ही, लेकिन टीचर उस समूह में ही उस खास एक व्यक्तित्व के या दो व्यक्तित्व के अलग अलग व्यक्तित्व पर ध्यान दे करके, उनका नाम लेकर के उसको निर्देशित करता है। अब जैसे इसमें ये भी आ सकता है, अब इसको प्रैक्टिकल रूप में देखें कि हम कर रहे हैं, जैसे उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास के दौरान अगर 10 छात्र हैं, हमने 10 छात्र को उष्ट्रासन का अभ्यास कराया। अब हम क्या करते हैं, उष्ट्रासन में बने हुए हम पहुंच गए संतोष जी के पास। संतोष जी को हम निर्देशन दे रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। हम कह रहे हैं संतोष जी, आपको बीपी की समस्या तो नहीं है बीपी आपको थोड़ा कम कर लीजिए, या लो बीपी है, या कमर में आपके दर्द तो नहीं, अभी इतना तक ठीक है, इससे ज्यादा आप मत झुकना, अभी अर्ध उष्ट्रासन ही कर लो आप। हम संतोष जी को पर्टिकुलर जाकर, क्योंकि संतोष जी के बारे में हमें जानकारी है, हमने उनके पास गए, हमने उनको निर्देशन दिया कि अर्ध उष्ट्रासन ही अभी आप कर लो, 2-4 दिन बाद आपका धीरे धीरे उष्ट्रासन कंप्लीट हो जाएगा। हम ये कह के फिर अपने जगह पर आ गए, फिर हमने सबको एक साथ निर्देश दे दिया। तो इसमें समूह में ही कोई व्यक्तिगत निर्देश भी दिया जाता है। और ऐसा, चूंकि इसको समझना इसलिए आसान है कि हम सब लोग योग के छात्र हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं या हमने प्रैक्टिकल किया होता है, उस दौरान टीचर हमारे साथ यही व्यवहार करते हैं, तो ये समझना बहुत आसान है। या हम जब अभी सिखाते हैं किसी को, हम यही इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप लोग ग्रुप में योगा क्लास लेते हैं, आपके साथ 10 स्टूडेंट हैं, हर एज के होते हैं लोग, तो कभी भी मंच से किसी की कमियां ना बताएं, कि जैसे कहें कि पंडित जी आपका तारासन में कमर की स्थिति ठीक नहीं है, पेट अंदर करो, हाथ और ऊपर खींचो। इससे बेहतर आपकी व्यवस्था ये होती है, आप पंडित जी के पास जाएं, धीरे से उनको बोलें थोड़ा सा पेट अंदर करो, थोड़ा सा और खींचने की कोशिश करो, बस हल्का सा, वो उन्हीं को सिर्फ सुनाई दे। इससे क्या होता है, उनका जुड़ाव होता है, उनकी रुचि और बढ़ती है, क्योंकि सब लोग अपनी आलोचना सार्वजनिक तौर पर सुनना पसंद नहीं करते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये टीचिंग जो मेथड्स होते हैं कॉलेज में, अच्छे टीचर इस बात को बताते हैं कि जब आप ग्रुप में बता रहे हो किसी को, तो उसकी कमियां जाके अकेले में बता दो, वहां पर सुधार दो, और फिर आकर के अपना मंच से सार्वजनिक डायलॉग्स करें तो ज्यादा बेहतर है। चौथा हमारा जो विधि है अध्यापन विधि, उसमें है समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि में कहा गया है, इसको समूह चर्चा विधि जैसा कि नाम से ही है, ग्रुप डिस्कशन विधि। अब किसी थ्योरी पर, किसी बात पर हम लोग, अब इसमें भी अपने क्लास में भी कई बार हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि इस विषय पर पुंडित जी की क्या राय है, तुषार जी की क्या राय है, रंजना जी की क्या राय है, या अनीता जी की क्या राय है, अलग अलग। अब इसी को जब आप कॉलेज में एक साथ बैठकर ग्रुप में करते हैं, तो इसके भी रूल रेगुलेशंस होते हैं। रूल रेगुलेशंस क्या होता है, मान लीजिए हमने 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, राधिका जी का, रामानंद जी का, रंजना जी का, संजय जी का और संतोष जी का, ये 5 लोगों का हमने ग्रुप बनाया, और हमने एक टॉपिक दे दिया, हनुमान आसन करना है, हनुमान आसन के बारे में आपको इस पर समूह चर्चा डिस्कशन करना है। अब उसमें उस वक्त टीचर वहां मौजूद है और सबको मौका मिलना है। अब पहले हमने कहा कि रंजना जी आप हनुमान आसन के बारे में कुछ बताएं। अब रंजना जी, उनका एक हेजिटेशन अंदर से है, हो सकता है कि वो ग्रुप में पहले कभी उन्होंने नहीं बोला हो, तो वो ग्रुप में यानी कि सार्वजनिक तौर पर अपनी बात को रखेंगी। तो उनके अंदर जो एक क्वालिटी है, एक क्षमता है, वो सबके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है, इससे उनकी क्वालिटी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। तो ग्रुप डिस्कशन विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें जो सबसे गलत चीज होती है कि हम एक दूसरे को काटना शुरू करते हैं। एक आदमी बोलता है, हम उसको पूरा नहीं बोलने देते, बीच में ग्रुप डिस्कशन में काट देते हैं। उस दौरान एक टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीचर उसमें रोकते हैं दूसरे छात्र को कि एक जो बोल रहा है उसको अपनी बात बोलने दें, उसको जब कंप्लीट हो तो उनकी कमियों को या उसमें जो भी आपको अच्छी बातें या बुरी बातें बतानी है, फिर आप उसको तर्क के हिसाब से बताएं। कई बार ग्रुप डिस्कशन में टाइम बांध दिया जाता है, 1 मिनट आप बोलेंगे, घड़ी देखते हैं, 1 मिनट तक आप अपनी बात बोले, फिर 1 मिनट बाद दूसरे छात्र बोलते हैं, फिर तीसरे, इस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता रहता है।
कई बार इसमें क्या होता है कि टीचर की जगह उस 5 में से ही एक छात्र को जिम्मेदारी दे दी जाती है, कि राधिका जी को जिम्मेदारी दे दिया कि आप इसको कोऑर्डिनेट करोगे। ये नहीं कि बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक एक करके सब लोग बोले, एक को हेड बना दिया। अब वो संचालित भी करनी है और अपनी बात भी रखनी है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, ऐसी टेक्निक है ये शिक्षण की, शैक्षणिक व्यवस्था की, कि किसी समस्या को ढूंढने के लिए कोई समस्या लाना हो, उसमें सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबके आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है। और इसमें वैयक्तिक और सामूहिक दोनों मूल्यों का ध्यान रखा जाता है कि आपकी व्यक्तिगत मूल्य भी बनी रहे और समूह का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो भी बरकरार रहे। इसमें क्या होता है, आपका भय खुलता है लोगों के सामने, आपका जो स्टेज फेयर है वो खत्म होता है। आप अपने आप को अभिव्यक्त करने की, कई बार क्या होता है आपके अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन उस ज्ञान को आप व्यक्त नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान कम भी होता है लेकिन वो व्यक्त बहुत अच्छे से कर देते हैं। जो व्यक्त अच्छे से कर देते हैं, जो अच्छे प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी आवाज, मधुर आवाज का और ऊंची आवाज का, ऊंची और मधुर दोनों का समावेश होना चाहिए, तब आप अच्छे टीचर कहलाते हैं। और साथ साथ आप विवेकपूर्ण बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं उटपटांग बातें करें, गलत शब्द का इस्तेमाल करें, वो भी ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना है। चौथा हो गया हमारा। पांचवा है निर्देशित अभ्यास विधि। इसको कहा जाता है असाइनमेंट, जो आपको दिया जाता है कई बार, उसी को कहा जाता है निर्देशित अभ्यास विधि। यानी कि आपको डायरेक्शन दिया गया कि किसी अभ्यास को आपको करना है, उसके लिए आपको असाइनमेंट दे दिया जाता है। यानी कि क्लास आपकी कंप्लीट हो गई आज की, और हमने आपको आज के लिए असाइनमेंट दे दिया कि जो ये 7 अध्यापन की 7 विधियां हैं, इसको लेकर के आप दो दो लाइन कोई एग्जाम्पल आप सेट करके कल लाएंगे। मैंने आपको दे दिया ये, तो ये है निर्देशित अभ्यास। निर्देशित मतलब हमने आपको निर्देश दिया। किस चीज का निर्देश दिया? अभ्यास करने का निर्देश दिया कि आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। इसी को निर्देशित अभ्यास विधि कहा जाता है। इसी को असाइनमेंट भी कहा जाता है। तो असाइनमेंट में क्या होता है, आज की क्लास है, कल के लिए आपका ये असाइनमेंट है। या आपने कहा कि इसमें सिर्फ लिखने की बात नहीं, हमने कहा कि कल तारासन जो है, ये असाइनमेंट आपका है कि कल तारासन कौन 40 सेकंड रुक के दिखाएगा। तो आप घर जाएंगे, घर पे आप जो है, या 3 दिन का हमने समय दिया, घर पे आप खूब अभ्यास कर रहे हैं, आपने घड़ी लगाई और घड़ी लगा करके आप जो है देखते जा रहे हैं कि हम 30 सेकंड रुक पाते हैं या नहीं, 40 सेकंड रुक पाते हैं या नहीं। आप लगातार अभ्यास करते 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 जब आप नेक्स्ट डे आते हैं या 2-3 दिन बाद आते हैं, जब भी समय दिया गया है, तो आप उस टीचर के सामने प्रदर्शित करते हैं कि हाँ, हम 40 सेकंड तक कर सकते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, निर्देशित अभ्यास विधि के अंतर्गत ये भी आता है कि क्लास खत्म होने के बाद भी आप टीचर के संपर्क में बने रहते हैं। टीचर जो आपको दिया हुआ है कि तारासन है, आपको कोई समस्या हो रही है, आप पहुंच गए कॉलेज में, समय क्लास के बाद भी सर देखिए, एक बार सर देख लेते, तो टीचर भी देखते हैं, हाँ चलो दिखाओ एक बार करके देखा, हाँ इसमें ये कमी आ रही, ऐसे करना, श्वास मत रोकना, या एक पॉइंट पर ध्यान बना के रखना, तुम्हारा जो है और बेहतर हो जाएगा। जो क्लास के बाद भी आपको असाइनमेंट में टीचर मदद करते हैं, इससे क्या होता है, शिक्षक और छात्र का संबंध भी बहुत मधुर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास और जमता है। शिक्षक को लगता है कि नहीं, ये छात्र अच्छा कर रहा है, ये रुचि दिखा रहा है, और स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये हमारे भले के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम भी हमें दे रहे हैं, हमें और भी बताना चाह रहे हैं, इनके अंदर जितनी चीजें हैं सब हमें देना चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ से संबंध बहुत अच्छा होता है। उसके बाद छठा है हमारा परियोजना विधि। परियोजना विधि में कहा जाता है कि जो चीज आपको सिखाया गया, कि आपने क्लास में ये चीजें सीखी, अब उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। जैसे उसका एक उदाहरण परियोजना विधि का, मैं पहले एक एग्जांपल ही आपको देना चाहूंगा। अ, परियोजना विधि में जैसे कि सपोज कीजिए, जब मैं पढ़ता था लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में, तो हमें प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते, जैसे एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था, उस प्रोजेक्ट का मैंने अभी निकाला, उसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। ये है जैसे देखिए, हमें इस तरह से एक पुस्तिका बनानी थी, हमने बनाया, उसमें हमें सब्जेक्ट दे दिया गया कि मीडिया के तनाव भरे माहौल में योग की क्या भूमिका हो सकती है। हमें कहा गया चलो आप योग कराने जाओगे, प्रैक्टिकल किसी को कराओगे, आपके सामने जो है कोई मीडिया पर्सन आ गए योग करने के लिए। अब उनके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि मीडिया में क्या होता है, उनकी क्या परेशानियां होती हैं,
तो कहते हैं मीडिया के तनाव भरे माहौल में योग की क्या भूमिका हो सकती है। या आप किसी मीडिया हाउसेज में चले गए योग कराने के लिए, तो उसमें आप कैसे कराओगे, इसके लिए आप जो है प्रोजेक्ट तैयार करके लाओ। तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था, मैंने ये प्रोजेक्ट करा था, जिसमें मैंने नाम भी लिखा हुआ है कि हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिलोरी जी, हमारे टीचर थे डॉक्टर रमेश कुमार योग शिक्षक, तो मैंने अपना नाम और इस तरह से लिखा। फिर इसमें मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया कि एक मीडिया में क्या दिक्कत हो सकती है, किन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, उन काम करने के दौरान उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो मानसिक होता है या शारीरिक होता है, एक ही जगह बहुत देर तक बैठे हुए हैं, उनके लिए कौन कौन से योग अभ्यास होना चाहिए, ये दिमाग में बिठाया, फिर उसको कागज पे लिखा, फिर उसको टाइप करा, और एक उसको पूरा प्रोजेक्ट के तौर पर, एक रिसर्च के तौर पर हमने कंप्लीट कर लिया, बना लिया। तो इस तरह से जो हम अभ्यास करते हैं उसको परियोजना विधि कहते हैं। इसी में जैसे एक और मुझे मिला हुआ था प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को भी आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मिला हुआ था कि हनुमान आसन को लेकर के आप एक प्रोजेक्ट तैयार करें। तो अब हनुमान आसन पर हमने प्रोजेक्ट तैयार शुरू करा कि हनुमान आसन कैसा होना चाहिए, इसमें हनुमान आसन की विधि क्या है, सबसे पहले कौन सी स्थिति में आएंगे, उसके बाद किस स्थिति में आएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा 15 से 20 पेज का तैयार किया था। या हनुमान आसन डायरेक्ट करे, या हनुमान आसन जो कभी नहीं कर पाए उससे पहले उनको और कौन कौन से आसन, यानी कि प्री प्रैक्टिस आसन कौन कौन से होने चाहिए, उसके बारे में हमने पूरा सोचा, अपने ऊपर उसको अप्लाई करा, अपना भी अभ्यास करा। फिर उसको हमने प्रोजेक्ट को तैयार करके एक पुस्तिका पूरी तैयार की। उस पुस्तिका को तैयार करके फिर हम ले गए चेक करवाने के लिए, सर ये देखते मेरा ये अनुभव कहता है। और फिर टीचर उसमें आपको निर्देशित करेंगे कि आपको ये परियोजना दी गई थी, प्रोजेक्ट दिया गया था, ये आपने अच्छे से तैयार किया, इसमें ये कमियां रह गई, इसको ये जोड़ लेना, ये अच्छाई तुम्हारी है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से परियोजना विधि काम करती है। जो क्लास में आपने सीखा है उसको और डिटेल में आकर के आप बनाते हैं। उसमें क्या होता है कई बार कि आपको दे दिया गया है कि तारासन करना है, तारासन का प्रोजेक्ट आप तैयार करें। अब तारासन के प्रोजेक्ट के लिए आपने हठ प्रदीपिका निकाला, घिरण संहिता निकाला, शिव संहिता, जहां से भी आप जो भी हठ योग के ग्रंथ हैं वहां पे आप देखेंगे कहीं तारासन की चर्चा है क्या, वहां देखेंगे उसमें तारासन के बारे में क्या कहा गया है, उसमें से वो चीजें आप निकालेंगे, या कोई और पुस्तक है उसमें से निकालेंगे, किसी और शास्त्र से निकालेंगे। तो आपको उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है घर आकर के भी। और फिर अलग अलग ग्रंथों से आप, अलग अलग साहित्य से आप छांट करके उसको निकालते हैं, और फिर उसको लिखते हैं, लिख करके आप वो एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। कई बार इस प्रोजेक्ट में आपको किसी योग संस्थान में भी भेज दिया जाता है, जैसे टूर कराया जाता है, योग संस्थानों में भी टूर के लिए भेजा जाता है। आपको हरिद्वार भेजा गया, ऋषिकेश भेजा गया, कि ऋषिकेश योग की राजधानी क्यों कही जाती है, वहां देखे योग संस्थान कैसे काम करता है। तो वहां जाकर के भी आप एक परियोजना को, एक प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ये परियोजना विधि है। अंतिम विधि जो है वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि इसमें आपको एक मॉडल की तरह प्रस्तुत किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, कि जैसे मान लीजिए कि योग दिवस मनाया जाता है, और योग दिवस में आम लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ कि 100 जो है आज आम लोग आएंगे, उनको कोई अभ्यास कराना है या उनको दिखाना है। तो प्रदर्शन के लिए कुछ छात्रों की टोली हमने बनाई, समूह बनाया, और उनको मंच पे उनको कहा कि आज तारासन में पहले जो है कुछ देर रुकना है, हम व्याख्यान दे रहे हैं, उस दौरान छात्र तारासन में रुके हुए हैं। फिर हमने कहा त्रिएक तारासन आ जाओ, फिर छात्र त्रिएक तारासन में आ गए। तो ये किसी योग के मेला लगता है उसमें हो सकता है, या योग दिवस पर हो सकता है, या कई बार आपके कॉलेज में ही कोई जो है अलग से आपने योग का शिविर लगा दिया, उस दौरान आपके प्रदर्शन आपको करना पड़ जाता है। या फिर प्रदर्शन विधि में क्लास के अंदर भी प्रदर्शन विधि होती है, जैसे उसमें कई टेक्निक होता है। क्या होता है कि कुछ छात्र शिक्षक ऐसे होते हैं जो आपकी क्लास ले रहे हैं, आपको तारासन सिखाना है, पहले खुद से तारासन करेंगे वो, कि हम देखो ऐसे तारासन करते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, बोल भी रहे कर भी रहे, एक उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया, आप खुद मॉडल बन जाते हैं। या कई टीचर ऐसे होते हैं जो खुद मॉडल नहीं बनते, एक स्टूडेंट को लाते हैं, उनको मंच पे खड़ा कर देते हैं या सबके सामने खड़ा करते हैं मॉडल के तौर पर, और बोलते जाते हैं, उनको पहले करवाते हैं एक छात्र को, और फिर उसके बाद बाकी छात्रों को कहते हैं कि आप करें। तो प्रदर्शन विधि में कई चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। क्लास के दौरान भी प्रदर्शन विधि होती है, कहीं आप शिविर के दौरान भी प्रदर्शन विधि कर रहे हैं, योग दिवस के दौरान भी प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये 7 विधियां हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं।
इसको जितना, हालांकि चूंकि सब योग के स्टूडेंट हैं तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी ये मैं मानकर चलता हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, हमारा साथ साथ चल भी रहा है, तो आसानी है। तो कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा की गई है? 7 की सर। 7। 7। एक बार क्या करेंगे, सातों अध्यापन विधि को ना हम अलग अलग लोगों से पूछ लेते हैं, और देख करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिना देखे बोलना है, स्क्रीन पर है, देख करके बोलना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और बनेगा। अनामिका जी बताइए, 7 अध्यापन विधियां एक बार पढ़ जाइए नाम बस। समय मत लीजिए ज्यादा। आनंद श्रीवास्तव जी आप पढ़ जाइए, कोई बात नहीं। आनंद श्रीवास्तव जी सर हम पढ़े। पढ़िए पढ़िए। हाँ, पहली विधि है 7 अध्यापन विधियों में से व्याख्यान विधि, है ना। ये शिक्षक केंद्रित विधि है, और इससे इसके थ्रू मतलब अगर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। इस बेस पे बनी है। ठीक है। निर्देशन, निर्देशन का मतलब होता है अनुक्रिया, निर्देशन अनुक्रिया, है ना सर, एक ही है ना नाम पूरा। हाँ, निर्देशन अनुक्रिया बहुत से विधि एक ही। हाँ, तो ये हमें निर्देश देना पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स अच्छे से उसमें अधिगम करेंगे सर। फिर थर्ड नंबर पे वैयक्तिक निर्देशन, तो इसमें व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको निर्देशन देना है। फिर चौथा है समूह चर्चा, तो हमें समूह में बैठकर एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करने की हमको यहाँ पर अनुमति रहती है, तो समूह में हम ये कार्य करते हैं। फिर है निर्देशित अभ्यास, तो निर्देशित अभ्यास मतलब हमने घर के लिए कुछ वर्क दिया है, असाइनमेंट बेस पे बनता है, वो चीज चाहिए। फिर है परियोजना विधि, तो इसमें कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है आपको आगे सीखने के लिए, तो ये इसको आगे बढ़ाने की विधि है। और फिर प्रदर्शन विधि है, तो एक मॉडल की तरह हमें प्रस्तुत करना है। जैसे कोई अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो उस समय हम देशभक्ति के सॉन्ग्स वगैरह है, कोई प्रोग्राम हम उस समय करवाते हैं बच्चों से, तो वो चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार पुंडिक जी आप बताइए। जी सर। व्याख्यान विधि, दूसरा है दूसरा है निर्देशन अनुक्रिया विधि, तीसरा है वैयक्तिक निर्देशन विधि, चौथा है समूह चर्चा विधि, 5 नंबर का है निर्देशित अभ्यास विधि, 6 नंबर का है परियोजना विधि, 7 नंबर का है प्रदर्शन विधि। सुंदर। तो बहुत अच्छा। जानकी जी बताइए, जानकी जी कितने अध्यापन विधियां बताई गई है? 7 सर। एक बार पढ़ दीजिए सातों। व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। ठीक है। तुषार जी एक बार आप परियोजना विधि के बारे में बता दीजिए। ये सर परियोजना अच्छा सर, छठा वाला ना सर, समूह हाँ। चर्चा से पहले आता है ये, सॉरी प्रदर्शन विधि से पहले आता है परियोजना विधि। इसमें सर हमको इसमें प्रोजेक्ट दिया जाता है सर, जैसे कि अ, जैसे आपने शेयर तरह की दिखाया था कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट आइडिया लेके आए, थोड़ा सा सर सही है। हेलो। ठीक है, कोशिश अच्छी है, मतलब आप समझ गए, बस अभी आप जी व्यक्त नहीं कर पा रहे हो ठीक से, कोई बात नहीं। सुब्रा जी, वैयक्तिक निर्देशन विधि के बारे में बताइए थोड़ा। इसमें विषय टीचर किसी स्टूडेंट का नाम लेके व्यक्तिगत रूप से उसको निर्देश देता है, क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ऐसे इस टाइप का होता है। सारे निर्देशन दिए जाते हैं व्यक्तिगत रूप से। समूह में होने के बावजूद भी एक खास किसी व्यक्ति का हाँ। जो है गुण, उसके अवगुण या उसकी खासियत या उसकी कमियां पर ध्यान रखते हुए उसमें निर्देशित करना। ठीक है, संतोष जी बताएंगे जी सर। निर्देशन अनुक्रिया विधि क्या है? संतोष जी। संतोष जी। ठीक है, राधिका जी बताइए जी निर्देशन सर।
निर्देशन सर। अनुक्रिया विधि जो दूसरी है, निर्देशन अनुक्रिया विधि, वो क्या है? सर इसमें जैसे कि निर्देश दिया जाता है, मान लो कि आप ताड़ासन सिखा रहे हैं तो ताड़ासन के बारे में आप बताएंगे कि आप पूछेंगे ताड़ासन से आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, या आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहा है। और इसमें सर आपने ये भी बताया था कि हम किसी को भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि आपका हाथ ऊपर है या नीचे, आप झुक रहे। इसकी जगह हम बोलेंगे थोड़ा सा हाथ और ऊपर रखते तो और अच्छा होता, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट सीधा रखते, बॉडी सीधी रखते तो मैं और इसमें अच्छा होता। बीच में टोकना चाहूंगा। जी निर्देशन अनुक्रिया विधि में 3 महत्वपूर्ण बातें थी, एक बार फिर से सब लोग सुन लें कि किसी अभ्यास को कराने के लिए 3 पार्ट था। एक तो अभ्यास से पहले उसके बारे में निर्देश देना, एक अभ्यास के दौरान निर्देश देना, और एक अभ्यास के बाद फिर निर्देश देना, और साथ साथ छात्रों से भी संवाद करना, छात्र भी अपनी बात रखें। तो इसी को निर्देशन अनुक्रिया विधि से तारासन है। तारासन के बारे में पहले हम बताएंगे क्या तारासन होता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, फिर तब तारासन का अभ्यास शुरू कराएंगे। तो उस दौरान हम निर्देश देंगे कि हाथ ऊपर उठाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, खींचे, और फिर उसके बाद आने का निर्देश देंगे। और फिर जब तारासन हो जाए तो हम कहेंगे थोड़ी देर शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, श्वास लें, छोड़ें। तो ये निर्देशन अभ्यास से पहले, अभ्यास के दौरान और अभ्यास के बाद, तीनों स्तर पर जब होता है, और साथ साथ इसमें छात्रों से भी सहभागिता होती है, उनसे भी पूछा जाता है, वो भी अपनी समस्या बताते हैं, तो उसको निर्देशन अनुक्रिया विधि कहते हैं। ठीक है। और कोई इंटरेस्टेड है अभी की समूह चर्चा में कुछ जी सर। बताने के लिए तो बताएं, मैं उनसे पूछूं। हाँ पुंडिक जी आप बताएं, फिर मीना जी का नंबर आएगा। अब पूरे पूरे बताएंगे सर? अब 2-2 लाइन में अगर सब बता दें तो अच्छा है, 2-2 लाइन में बता दीजिए। व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान दिया जाता है, अच्छे बच्चे रहते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है, मतलब जो आत्मक बच्चे होते हैं उनके लिए प्रभावशाली होती है, और ये शिक्षक केंद्रित होती है, बाकी बच्चों के लिए उतना बेनिफिट नहीं देती है। निर्देशन अनुक्रिया विधि, इसमें क्या होता है, निर्देशन भी देता है टीचर, और अनुक्रिया भी यानी अनुक्रिया करता है मतलब निर्देशन देता है पहले, कुछ क्रिया करने के पहले, जैसे ने बताया कि ताड़ासन निर्देश देता है, फिर ताड़ासन के टाइम में भी निर्देशन देता है, फिर ताड़ासन करने के बाद, ताड़ासन होने के बाद भी निर्देशन देता है। निर्देशन विधि यानी वो बच्चे रहते हैं फिर भी व्यक्ति जाकर उनको बताता है कि ऐसे करना है, ऐसे अच्छा। समूह में बच्चे हैं वो एक दूसरे से चर्चा करते, बात एक दूसरे से अपनी समस्या का समाधान करते, टीचर होता है, और कभी कभी टीचर एक बच्चे को ही अपना कार्य दे देता है, फिर वो आपस में चर्चा कर लेते हैं। फिर 5 नंबर का है निर्देशित अभ्यास विधि, यानी इसमें क्या होता है, एक होम असाइनमेंट दिया जाता है, वो असाइनमेंट हमको करके लाना होता है, फिर टीचर क्या करता है, वो असाइनमेंट को चेक करता है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर का परियोजना विधि। परियोजना विधि में प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम प्रोजेक्ट उसमें एक आसन में दिया जैसे सर ने दिखाया था, उस तरीके से उसमें जो लाभ है, सावधानियां सभी इसमें से लेके आने का है, और फिर उसमें अपने मन से क्या इम्प्रूव करना है उसको डालना है, फिर उसको प्रोजेक्ट करना है, मतलब दिखाना है उसको। फिर है प्रदर्शन विधि, यानी जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, अभी प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, सामाजिक तौर पर वो मतलब दिखाते हैं, एकदम स्टेज लेवल पर सभी को दिखाते, प्रदर्शन करके दिखाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मीना जी। व्याख्यान विधि, सबसे पहले हम नाम से स्टिक रहेंगे, नाम से जुड़े रहेंगे तो इजी हो जाएगा। व्याख्यान में क्या होता है, तो अध्यापक या जो भी बोलने वाला है ये उसके केंद्रित है, तो सुनने वालों का ज्यादा रोल नहीं होता है, उन्होंने बस सुनना होता है। तो इसमें इसीलिए वजह से व्याख्यानकर्ता को जरूरी है कि उसको थोड़ा रोचक बनाए अपने व्याख्यान को। तो ये है व्याख्यान विधि। दूसरा है निर्देशन अनुक्रिया, तो इसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देशन और अनुक्रिया। जैसे कि इसमें क्रिया भी होने वाली है, लेकिन निर्देशन जो है वो क्रिया के पहले भी होगा, क्रिया के दौरान भी होगा, और क्रिया के बाद में भी होगा। इसमें निर्देशन जो है
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है वैयक्तिक निर्देशन। इसमें भी निर्देशन है, मतलब करेक्शन कराता है या इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वैयक्तिक तौर पे किसी एक स्टूडेंट को उसकी पोज ठीक करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन देना या उसकी पोज ठीक करना, वैयक्तिक तौर पे निर्देशन देना। समूह चर्चा विधि में एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें 4-5 लोगों का एक एक ग्रुप बनाया जाता है। हर एक छात्र जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। इसमें शिक्षक की भूमिका ये है कि वो अगर कोई गलत तरीके से बोल रहा है या गलत पॉइंट से ज्यादा हटके जा रहा है तो उसको वो टोकता है कि ये गलत है। इस तरीके से किसी को बोलते वक्त टोकना नहीं है या जो भी है। तो ये अध्यापक की भूमिका है। इसमें वैसे तो छात्र जो होते हैं वो 5-5 छात्र अपने आप में ग्रुप एक पॉइंट को लेके डिस्कशन करते हैं। निर्देशित अभ्यास विधि में क्या है, तो शिक्षक ने पढ़ा दिया है, अभी उसने निर्देशन दिया है कि चलो आज हनुमान आसन करके घर पे आना। तो निर्देशित मतलब क्या करना है ये बता दिया है, तो बच्चों को बस अपने घर पे जाके उसको करना है। तो उसको बोलते हैं निर्देशित अभ्यास, मतलब जैसे कि होमवर्क हो गया, घर पे जाके करना है। फिर परियोजना विधि। परियोजना क्या है, तो एक प्रोजेक्ट टाइप दे दिया जाता है कि चलो अब हम आज देखेंगे कि सारी किताबों में ताड़ासन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन सब इकट्ठा करके लाओ। जरूरी नहीं है कि सारी आजकल इतनी किताबें हो गई है कि सभी किताबों में हर एक चीज नहीं लिखी होती है। कुछ मेरे पास ही योग की इतनी सारी किताबें, कुछ में ये अच्छा, कुछ में वो अच्छा। तो प्रोजेक्ट में क्या करना है कि सभी जगह से अच्छे अच्छे पॉइंट लेके इकट्ठा बना के एक प्रोजेक्ट बनाना है एक टॉपिक को लेकर के। फिर है प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन क्या होता है कि कोई इम्पोर्टेंट डे आ गया, जैसे योगा डे है, रिपब्लिक डे जो अपना 26 जनवरी है, या 15 अगस्त है, या 25 दिसंबर आ गया, तो उसके रिलेटेड लेके कोई एक उस दिन को कोई कार्य करना है। तो उसके लिए 2-3 महीनों से उस प्रदर्शन की तैयारी होती है कि स्टेज पे अगर वो कार्य करना है तो कितना अच्छे से होना चाहिए, बहुत सारे क्राउड के बीच में करना है, कुछ गलती ना हो जाए, कोई गिर ना जाए। तो उसके लिए 2-3 महीनों से तैयारी चलती रहती है। तो ये हो गई प्रदर्शन विधि। सुंदर। और किनका था? उमेश जी का था। उमेश जी ने भी एड्रेस किया था। उमेश जी बताए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। व्याख्यान विधि 7 तरह की टोटल विधियां बताई गई है। यह है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक्चुअली ये टीचर सेंटर्ड होता है और ये थोड़ा सा मोनोटोनस होता है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है, कोई एग्जाम्पल्स वगैरह ऐसा देके थोड़ा सा बीच बीच में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके। ठीक है। उसके बाद होता है व्यक्तिक निर्देशन विधि। नहीं, ये नहीं, व्यक्तिक निर्देशन विधि है। उससे पहले है आपका निर्देशन अनुक्रिया विधि। तो ये निर्देशन अनुक्रिया विधि है दूसरी विधि। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यदि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, सपोज करो कि किसी को हाई बीपी है, तो कोई भी आसन है तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो आप हाई बीपी वाला ये आसन ना करें। ठीक है। जैसे किसी को स्पॉन्डिलाइसिस है तो उसको हम बोलेंगे कि आगे झुकने वाला एक्सरसाइज आप मत करना, आप वहीं स्थित रहना। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम पहले निर्देशन देते हैं और उसके दौरान भी जब हम कराते हैं उसको तो उस समय भी उसको निर्देशित करते हैं अगेन। ठीक है। और बाद में भी देते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से तीन पॉइंट्स है जो इसमें आपको ध्यान में रखा जाता है निर्देशन अनुक्रिया विधि में। ठीक है। उसके बाद व्यक्तिक निर्देशन विधि है। व्यक्तिक निर्देशन विधि में क्या है कि स्पेशली एक पर्टिकुलर आदमी को उसके पोस्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें और ज्यादा परफेक्शन लाने के लिए उनको स्पेशली बताया जाता है। ठीक है। तो वो हो गया व्यक्तिक निर्देशन विधि। उसके बाद समूह चर्चा विधि है। समूह चर्चा में क्या है कि एक ग्रुप बना दिया, कोई टॉपिक्स है, तो उसमें वो समूह में वो लोग अपना चर्चा करते हैं कि सो दैट हाउ दिस इट कैन बी मेड इंटरेस्टिंग, हाउ इट कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग। इस तरह से वो चर्चा होती है उसमें और वो करके देखते भी हैं। यदि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है तो टीचर उसमें इम्प्रूवमेंट भी करता है
लाता है उसमें उनको बताता है कि नहीं ऐसे करना है, ठीक है। वो मॉनिटर करता है सबको कि कैसे सभी ग्रुप में सभी ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद निर्देशित अभ्यास विधि है। अब निर्देशित अभ्यास का मतलब पहले हम डेमो देते हैं और फिर अभ्यास कराते हैं उनको, ये निर्देशित अभ्यास विधि है। उसके बाद है परियोजना विधि। परियोजना विधि में सपोज करो कि कोई एक आपको प्रोजेक्ट मिल गया कि कोई आईटी कंपनी में है और ये इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपको इससे एक प्रोजेक्ट तैयार करना कि कैसे इनके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए सबसे बेहतर तरीके से इनको योगा कराया जाए। तो उसमें हम क्या स्ट्रेस से रिलेटेड रिलीज करने के से रिलेटेड जितने पुस्तक हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उस सब का स्टडी करेंगे और उसके बाद सिस्टमेटिकली हम उसको एक प्रोसेस बनाएंगे और उसके अनुसार उनको करवाया जाएगा उसको। तो ये एक स्लाइड के द्वारा हो सकता है या किसी भी आपका कोई भी ऑर्गेनाइज कर देंगे प्रोग्राम और उसमें उनको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधि क्या है कि ये सेरेमोनियल टाइप का है, जैसे आपका इंटरनेशनल योगा डे है, इस पे एक कोई अपना स्पेशल प्रोग्राम देना है, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। जैसे हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि अपना इंडिया गेट के ऊपर अब सुदर्शन क्रिया नहीं, आपका क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस हाँ, होगा। परफॉर्मेंस देना था वो आपका जिसमें आपका योगा 12 पोजर्स वाला क्या सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करना है। यस, सूर्य नमस्कार आपका डेमोन्स्ट्रेशन देना है अपने टीम के साथ, ठीक है। तो हमने उसको 1 महीना तक बच्चों को, जो हमारे ग्रुप में जितने सारे थे हमारे सोसाइटी के बच्चे, उनको सबको हमने इकट्ठा किया और उनको ट्रेन किया और उन सबको फिर इंडिया गेट पे ले जाके हमने उसको प्रोग्राम करवाया। तो ये हो गया, एक प्रदर्शन विधि हो गई। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर डे के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन होता है। तो ये है दिस ऑल 7 विधियां, प्रोसेसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। बहुत सुंदर सर ये जो परियोजना विधि है, हाँ। ये ग्रुप में दी जाती है ना परियोजना किसी एक? इसमें दोनों चीजें होती हैं परियोजना विधि में। कई बार इसको ग्रुप में भी दिया जाता है, 2-3 ग्रुप में 4 लोगों का ग्रुप बना दिया कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, या कई बार व्यक्तिगत भी प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। ये उसके अंदर जो डिटेल में आ जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ग्रुप में बना रहे हैं, दोनों ही। और जैसे ये समूह चर्चा विधि है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन है, ये इसमें ये तो छोटा ग्रुप होता है ना? ये नहीं, ग्रुप डिस्कशन तो मान लीजिए उसमें प्रोजेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। हाँ, वो नहीं, तो एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, हाँ, और उसमें चर्चा करनी है। हाँ, इसमें दे दिया आपको हनुमान आसन के बारे में ग्रुप डिस्कशन करना है, या आपको दे दिया गया कि मूलाधार चक्र है उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन करना है। और ये इसमें मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेट होते हैं सर? अभी इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी इसमें नहीं दिया गया है कि मैक्सिमम या मिनिमम का इस पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो इसलिए उस पर अभी हम नहीं आएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। जी, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 विधियों के बारे में देखा और कई लोगों ने अपना मत रखा कि क्या पढ़ा क्या सीखा, और सब लोगों ने बहुत अच्छा, इसका मतलब सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे।